नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में भाजपा जीत, प्रचंड जीत पर आया वडाप्रधान मोदी का पहला बयान। भाजपा और महायुति विपक्ष पर भारी। महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति की बड़ी जीत, नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का रिकॉर्ड प्रदर्शन। मोदी नेतृत्व के विकास एजेंडे पर जनता की गुहार। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन, योगी सरकार सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट। हिजाब विवाद के बीच पूछा गया सवाल, नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। हिजाब विवाद के सवालों से बचते नजर आए सीएम। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में ज्ञापन। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बहिष्कार की मांग। सबसे पहले बात करें खबरों की, जहां महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जहां चुनाव में भाजपा और महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार सुबह शुरू हो गई थी, जहां शुरुआत से ही भाजपा और महायुति विपक्ष पर भारी रहे। इसी जीत के बाद महायुति खेमे में जश्न का माहौल है। अब भाजपा और महायुति की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा। नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। इसी के साथ यह जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को हम राज्य भर में प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊंचाइयों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जमीनी स्तर पर उनकी कड़ी मेहनत के लिए भाजपा और महायुति कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और महायुति पर पूर्ण विश्वास जताया है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 129 शहरों में नगराध्यक्ष और अध्यक्ष पद जीते, जबकि 75% नगर पालिकाओं में महायुति के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में प्रतिशत नगर सेवक भाजपा के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए, जो महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान है। उन्होंने इस जनादेश को महायुति सरकार के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सकारात्मक विकास भावना की स्वीकृति बताया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य संगठन की भूमिका की सराहना करते हुए महाराष्ट्र की जनता के लिए आभार व्यक्त किया। खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। करीब 3,500 हमारे 3,300 हमारे नगर सेवक चुनकर आए। ये महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है। और एक प्रकार से लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा, उस पर मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक और अन्य नेता एवं मंत्री मौजूद रहे।
बैठक में सीएम योगी ने अभी मंत्री और विधायकों से पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी तैयारी के साथ दे, इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए। दरअसल 19 दिसंबर से शुरू हुआ विधानकाल का ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा, जहां विधानमंडल का सत्र 19 दिसंबर से भले शुरू हुआ हो, आज से विधिवत कार्य शुरू होगा। सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। ऐसी बहस होगी जहां वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज विधानसभा में चर्चा होनी है। सीएम योगी ने रविवार शाम को बैठक कर सभी मंत्रियों और नेताओं को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ बैठक में सभी मंत्रियों के साथ विधायक और एमएलए भी मौजूद रहे। बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर महिला डॉक्टर हिजाब से जुड़े मामले को लेकर चर्चा में है, जहां नीतीश कुमार पर महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का आरोप लगा। इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उसके बाद विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई, मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वे पहुंचे तब वहां मौजूद मीडिया ने उनसे पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी पूछे। जानकारी के अनुसार मीडिया ने पूछा कि महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा, क्या वे इस मामले में माफी मांगेंगे, लेकिन इन सारी बातों पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे निकल गए। एयरपोर्ट पर उनका यह रवैया कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद यह वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा है। लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिजाब मामले पर सवाल पूछा गया, तभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैमरे में सामने वह पूरी तरह शांत नजर आए और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री की इस चुप्पी को लेकर सियासी हलकों में तहर मच गई है, जहां विपक्ष का कहना है कि यह मामला महिलाओं के सम्मान और धार्मिक भावना से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं उनके समर्थक इसे बेवजह तुल देने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल हिजाब को लेकर उठे सारे विवादों पर नीतीश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनकी खामोशी ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। नीतीश जी क्या बोलेंगे? क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर। नीतीश जी माफी मांगेंगे? क्या क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? नीतीश जी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। ये चर्चा जो सामने आ रही है, जो इन दिनों बिहार की राजनीति का केंद्र पटना नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली बन गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के दिल्ली आवास पर पहुंच चुके हैं। बिहार की सियासत का पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका है, पटना से लेके दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंचे। बिहार की राजनीति का केंद्र पटना नहीं बल्कि अब देश की राजधानी दिल्ली बन गया है। इसकी वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव है। दोनों ही एक साथ दिल्ली में मौजूद। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है, दिल्ली में नीतीश कुमार का डेरा, लालू यादव भी राजधानी में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में गर्माहट आ चुकी है। खबरों का दौर चल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं, जहां बिहार की सियासत का पावर सेंटर अब शिफ्ट हो गया। पटना से दिल्ली में ये पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है और इसी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक, ये अभी जो चर्चा का माहौल सामने आ रहा है, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दिल्ली पहुंचे हैं, क्या है इसकी जानकारी?
देखिए क्योंकि देर रात जो है नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और उनकी दिल्ली पहुंचने की एक बड़ी जो वजह है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी मुलाकात तकरीबन 11:30 बजे है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो है उनको मुलाकात करनी है। थोड़ी देर पहले जो है नीतीश कुमार के आवास पे सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, साथ में उनके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद हैं और ऐसे में थोड़ी देर पहले विद इन 5 मिनट पहले भी जो है अभी नीतीश कुमार अपने आवास से निकले हैं। साथ में उनके सम्राट चौधरी मौजूद थे, ललन सिंह मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जो अपने आवास से निकल चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये पहली मुलाकात है और एक बड़ी मुलाकात जो है ये बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से हुआ उसमें बड़ी चीज जो है एनडीए के हाथ लगी और उसके बाद जो ये मुलाकात जो काफी अहम मानी जा रही है। जी दीपक, बिल्कुल, लेकिन अभी ये सियासती जो गर्म चल रहा है उसी के बीच कई ये खबरें आ रही है कि वो हेल्थ रूटीन के लिए वहां पे गए हैं और एक खबर ये भी है कि जो हिजाब का मामला सामने आया उसको लेकर बैठक है, तो क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि हिजाब वाला जो मामला है वो अपने आप में बढ़ता जा रहा है। विपक्षी जो नेता है वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का डेली रूटीन चेकअप जो होता है हर महीने दिल्ली के अंदर, लेकिन क्योंकि इस जो ये यात्रा जो है दिल्ली की ये क्योंकि बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार की दिल्ली में ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मुलाकात करेंगे तो एक वेलकम मुलाकात भी आप इसे कह सकते हैं। तो सब कई ऐसे चीजों पर चर्चा भी होगी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात होनी है, क्योंकि पहले जो राजनीतिक सेंटर जो हुआ करता था वो बिहार के पटना में हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से एनडीए और के ने बड़ी चीज हासिल करी है बिहार के अंदर और उसके बाद जो पूरा जो फोकस है वो दिल्ली बना दिया गया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये एक औपचारिक मुलाकात है जिससे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, वेलकम करेंगे और उसके बाद फिर गृह मंत्री से मुलाकात होगी। बिल्कुल दीपक, चलो हम ये मान भी ले कि औपचारिक मुलाकात है, वेलकम मुलाकात है, लेकिन जब भी नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर पहुंचे और मीडिया ने उनसे सवाल किया हिजाब को लेकर, तभी उन्होंने चुप्पी साध ली थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मामला है वो काफी सूख पकड़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार जो विपक्षी नेता है वो ये कहते तक नहीं रहे कि जिस तरीके की स्थिति नीतीश कुमार की है उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के इस मामले के बाद जब पटना में भी उन्होंने मीडिया ने जब उनसे सवाल किए तब भी वहां पे चुप रहे। उसके बाद दिल्ली में अभी जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो सिर्फ उन्होंने हाथ हिलाया, उसके अलावा कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब ये साफ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं और उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने लेके नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, सीधे तौर पे उनका निशाना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, उनको राजनीति से उनको दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं वो विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको बुलाने की जो पूरी कोशिश जो है वो विपक्ष कर रहा है। जी बिल्कुल दीपक, आभार आपका। जिस तरह से खबरें सामने आ रही है ये एक वेलकम मीटिंग है, तो दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हो रही है कि हिजाब के बाद पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां बड़ा प्रधान के साथ मीटिंग करेंगे, अमित शाह के साथ मीटिंग करेंगे। ये सब कुछ जो खबरें सामने आ रही है ये एक अलग ही मोड़ ले रही है, जैसे कि पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका है, अभी उन्होंने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया, लालू यादव भी राजधानी में है। ये सियासी जो गर्माहट है वो कुछ नया ही मोड़ लेकर सामने आ रही है। बात करें विश्व हिंदू परिषद अलीगढ़ इकाई का बैनर तले सासनी गेट चौराहे पर बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने गठन के बाद हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दुकानों पर, प्रतिष्ठानों में लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं के साथ साथ अपराध की घटनाओं की भी शिकायतें मिल रही है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने हालिया घटना का उल्लेख करते हुए एक गरीब हिंदू युवक को भीड़ में झूठे आरोप लगाकर जिंदा जलाने की घटना की कड़ी निंदा की है।
इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान जिहादी आतंकवाद के विरोध में नारेबाजी की गई तथा मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने IPL में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार की मांग करते हुए उन्हें टूर्नामेंट में शामिल न करने की अपील की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों पश्चिम बंगाल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां रविवार को उत्तर बंगाल के कलकत्ता पहुंचे भागवत ने साइंस सिटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। RSS प्रमुख ने कहा कि कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। संघ की स्थापना का सार एक ही वाक्य में है, भारत माता की जय। उन्होंने कहा, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अपनी खास संस्कृति, परंपरा और स्वभाव का नाम है, जहां संघ का लक्ष्य इन मूल्यों को बनाए रखते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए समाज को तैयार करना है। सेवा करते स्वयंसेवक 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ। बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीतन राम मांझी ने खुले मन से अपने बेटे और पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को समझाया। कहा, मन छोटा मत करो। जीतन राम मांझी का बीजेपी पर प्रहार, राज्यसभा सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ने की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने को भी तैयार हुए मांझी, जहां मन से मांझी ने बेटे संतोष सुमन को दी हौसले की सीख। ये खबर सामने आ रही है, जहां खुले मन से हम पार्टी के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुले मन से अपने बेटे और पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को समझाया। मांझी ने कहा, मन को छोटा मत करो, बीजेपी बेईमानी कर रही है, अब तो इंकलाब जिंदाबाद के लिए तैयार रहो। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। गया में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम का मंच पर जीतन राम मांझी के साथ उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे, जहां जीतन राम मांझी का बीजेपी पर हमला सामने आया। गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दी है, राज्यसभा सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ने की ये चेतावनी मिली। केंद्रीय मंत्री जहां ये बात करी जाए, जीतन राम मांझी ने कहा, बीजेपी को बहुत बेईमानी बर्दाश्त कर लिया, अब पार्टी को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीतलन है वो तो उनका तो अभिवादन करने के चाहिए, उनका शुभकामना देवे के चाहिए। लेकिन ये बात से हम भी सहमत ही कि कार्यकर्ता के एक में बड़ा सहयोग रहल है। कार्यकर्ता एकनिष्ठ होकर के यदि न काम करतन हम तो शायद ही मुकाम पर हम न पहुँचते हैं। तो कार्यकर्ता के भी बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है कार्यकर्ता के ही। ये अवसर पर कोई विशेष बात न कहे के है, लेकिन मन में थोड़ा पीड़ा है। पीड़ा नेतृत्व से है, जिनकर हाथ में नेतृत्व दिली और नेतृत्व करे था, उनका थोड़ा जुझारूपन दिखलावे के चाहिए। हम देख लिए जिनका पास कोई पूंजी न है, थोड़ा दिखावा है, नाटक ज्यादा कर रहा तो ज्यादा सफल हो गए हैं। हाँ, पैसा उनका ज्यादा हो सके है, हमारा पास पैसा न है, लेकिन इतना जनमानस हमारा पास है कि हमारे नेतृत्व के जरूरी पता होत। लेकिन कम से कम हमारा तो 30-35 विधायक ये जीत के अलन है। नाम गिनेबो तो देर हो जेतो, लेकिन 2-4 गो गिना दियो। औरंगाबाद को गोपाल बाबू,
जब तक हम न गेली हल कहलन कि सब लोग कहलन कि जब तक जीतन मांझी और संतोष मांझी नहीं तथुन तब तक हम वोट न देव। हम गेली तो बड़ा सहर्ष मन से कहलन कि अब हम चुनाव जीत जाएंगे। जैसे कि जीतन राम मांझी ने अभी बयान दिया कि बीजेपी बहुत बेईमानी कर रही है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब पार्टी को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। मांझी पे केंद्रीय पद छोड़ने को भी तैयारी बताई है, बीजेपी पर तीखा हमला किया है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ राजीव जी जुड़ चुके हैं। जी राजीव, इस पर क्या खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी पर जीतन राम मांझी ने तीखा हमला बोल दिया है? नहीं, देखिए हिमानी, दरअसल में पिछले कुछ दिनों से अगर आप मांझी की राजनीति पर ध्यान देंगी तो आज से 3 दिन पहले गया में मांझी ने एक बयान दिया था और उस बयान ने न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएम को मैं अगर फोन कर देता तो जो विधायक यहाँ से अभी हारा है वो नहीं हार पाता। उसके बाद जीतन राम मांझी कल फिर पार्टी कार्यकर्ता को वो संबोधित कर रहे थे, जहां पर कि उनके तमाम विधायक और उनके जो बेटे संतोष सुमन जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी वहां मौजूद थे। और विधिवत उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि राज्यसभा की एक सीट बीजेपी जो है वह नहीं दे रही है और राज्यसभा की सीट बीजेपी बेईमानी कर रही है। ऐसी स्थिति में इनकलाब की तैयारी जो है वो करनी होगी। उन्होंने यह भी अपने बेटे से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मैं तो अपनी कुर्सी मंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार ही हूँ। साथ ही संतोष सुमन को भी अपनी कुर्सी से बहुत ज्यादा लगाव, अपना बहुत ज्यादा मुंह नहीं रखना चाहिए और कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि बीजेपी को यह बताया जा सके कि जीतन राम मांझी की उपेक्षा करके बीजेपी जो है वो बिहार में राजनीति नहीं कर सकती है। देखिए, दरअसल में हमारा ये पूरा मामला राज्यसभा की सीट से जुड़ा हुआ है और अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2026 में 5 राज्यसभा की सीटें जो है वो बिहार से खाली हो रही हैं। एक सीट चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं, दूसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा कोशिश कर रहे हैं, तीसरी सीट जो है वो जीतन राम मांझी कोशिश कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी के अनुसार उनको बीजेपी ने विधिवत कमिट किया था कि उनको एक राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा किस्सा जो है वो राज्यसभा की कुर्सी का है, जिसको लेकर के लगातार जीतन राम मांझी बागी तेवर अपनाए हुए हैं। जी हिमानी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया को एक सीट बीजेपी की तरफ से देनी चाहिए, तो ये बीजेपी ने उनको बताया है कि वो देंगे, लेकिन उससे पहले ही उनका ये बयान सामने आया। नहीं, देखिए हिमानी, दरअसल में बीजेपी की तरफ से जो जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है उसके मुताबिक जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें 2 सीटें जो हैं वो आरजेडी कोटे की हैं। और आपको ये पता है हिमानी कि एक राज्यसभा की सीट के लिए कम से कम 45 विधायकों का होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो 2 सीटें राज्यसभा की आरजेडी की खाली हो रही हैं, एक संजय यादव की और दूसरे मनोज झा की, तो उन सीटों पर आरजेडी अपने कैंडिडेट को नहीं उतार सकती। तो ऐसी स्थिति में 5 की 5 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में है। अब जरा इस गणित को आप समझिए। दरअसल में जेडीयू के पास कुल 84 विधायक हैं, तो अगर जेडीयू अपने 2 उम्मीदवारों को उतारेगा तो उसे 6 विधायक की और आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, बीजेपी के कोटे से 2 विधायक जो है वो 2 राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 5 सीट है, उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 सीट है और चिराग पासवान के पास जो है वो लगभग 23 या 24 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों दलों के पास अपने कोटे से राज्यसभा की सीटें मिलना जो है वो असंभव सा प्रतीत होता है। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी का यह कहना है कि जब बिहार विधानसभा की सीटों का बंटवारा हो रहा था उस समय बीजेपी की तरफ से उन्हें एक राज्यसभा की सीट देने का आश्वासन दिया गया था, जिससे अब बीजेपी मुकर रही है और पूरे फसाद की जड़ जो है वो यहीं पर है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी सीट नहीं दे रही है राज्यसभा की, यानी कि अगले अप्रैल में के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो है पूरी कोशिश में है कि बीजेपी के साथ मान मनोबल करके एक सीट कम से कम अपनी मां को राज्यसभा भेज दिया जाए। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में बिहार एनडीए में आपको उपेंद्र कुशवाहा भी बागी होते दिखेंगे, हो सकता है कि चिराग पासवान भी बागी होते दिखे, और जीतन राम मांझी ने तो विधिवत बगावत का बिगुल फूंक ही दिया है। जी हिमानी। जी बिल्कुल राजीव, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जैसे कि इस तरह की ये खबरें सामने आ रही हैं जहां राज्यसभा की सीट और कुर्सी के लिए ये सारी गर्माहट सामने आ रही है, राजनीति गर्मा गई है, जहां पार्टी में खुले मंच पर ये बयान सामने आया जीतन राम मांझी का। उनके बेटे को कहा मोह मत रखो, मैं भी ये कुर्सी छोड़ दूंगा अगर मुझे वो सीट नहीं दी गई तो। ये गठबंधन की सरकार तोड़ने के लिए उन्होंने चेतावनी दे दी है। बीजेपी बहुत बेईमानी बर्दाश्त कर ली लेकिन अब नहीं करेंगे, पार्टी को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखते हैं अभी क्या आगे क्या इसमें सियासत ही सामने आ रही है, कैसी चर्चाएं मोड़ ले रही है।
खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।